अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का आपका चैप्टर नंबर 10 है जो कि रिलेटेड है प्लांट एसिड्स से, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंटेंजिबल एसिड्स। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट एसिड्स क्या होते हैं। प्लांट एसिड्स आर टेंजिबल एसिड्स यूज इन कंपनीज ऑपरेशंस। प्लांट एसिड्स बेसिकली ऐसे एसिड्स होते हैं जो टेंजिबल होते हैं, जो नज़र आते हैं। ठीक है। और जो कंपनी के ऑपरेशंस में यूज़ होते हैं। ठीक है। और एक इनका मेन चीज़ ये होती है कि इनकी यूज़फुल लाइफ जो होती है वो 1 साल से ज़्यादा होती है। ठीक है। इनमें आपके प्लांट एसिड्स में आपके प्लांट इक्विपमेंट आ जाते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ जाते हैं। ठीक है। या इन्हें हम फिक्स एसिड भी कहते हैं। ठीक है। तो प्लांट एसिड आपके कौन से होते हैं बेसिकली जो कंपनी के ऑपरेशंस में यूज़ होते हैं। सेकंड, इनकी लाइफ जो होती है वो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड होती है। ठीक है। या आप कह सकते हैं मोर देन 1 ईयर होती है इनकी लाइफ। तो जो प्लांट एसिड्स होते हैं वो बाकी एसिड्स से दो तरीके से, दो तरह से या दो करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे मुख्तलिफ होते हैं। फर्स्ट वन तो ये होता है कि फर्स्ट वन ये है जी कि प्लांट जो हैं वो यूज़ होते हैं आपके ऑपरेशंस में। ठीक है। एक बिजनेस के ऑपरेशंस में यूज़ होते हैं। ठीक है। जो प्लांट एसिड होता है, जबकि जो आपका दूसरा एसिड होता है, लेट्स से इन्वेंट्री, हमने कहा था कि इन्वेंट्री भी एक बिजनेस के लिए एसिड होता है। वो एसिड कंपनी के ऑपरेशन में यूज नहीं होता। वो एसिड जो है उसकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर नहीं होती। ठीक है। जो प्रोडक्ट आप बेचने के लिए आपने शॉप में रखी होती है वो यूजली 1 माह में, 2 माह में, 3-4 माह में वो आपकी सेल हो जाती है। ठीक है। जबकि प्लांट एसिड होता है, यानी कि आपकी कोई मशीनरी है, कोई इक्विपमेंट है, उसकी लाइफ, एक तो वो आपके बिजनेस के ऑपरेशन में यूज होता है, सेकेंडली उसकी लाइफ मोर देन अ ईयर होती है। तो हम ऐसे एसिड के बारे में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कंपनी के ऑपरेशन में यूज होता है, सेकेंड उसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, अब एक दो चीज़ें देख लें जी। जब आप एक प्लांट एसिड कोई आप एक्वायर करते हैं, आप ख़रीदते हैं, ठीक है, तो उस पर जो कॉस्ट लगती है उसे कहते हैं आप एक्विजिशन कॉस्ट है आपकी। ठीक है। इस पोर्शन में आप जो हमने इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना है वो हमने ये पढ़ना है कि प्लांट को, या प्लांट एसिड को एक्वायर किस तरह किया जाता है, ख़रीदा कैसे जाता है। ठीक है। देन उसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। ठीक है। देन उसको बेचा किस तरह से जाता है, सिंपल लैंग्वेज में समझ लें आप। ठीक है जी। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट डिटर्मिनेशन, कि एक जो हम प्लांट हमने एक आपने अपने बिजनेस के लिए आप अपने लेट्स से आप माउस बनाते हैं। ठीक है। आप ये कंप्यूटर का जो माउस होता है आप ये बनाते हैं। अब आपने इसके लिए प्लांट खरीद के लाए। अब अगर हम कॉस्ट डिटर्मिनेशन की बात करेंगे तो हम इसमें ये बताएंगे कि ये प्लांट जो है ये कितने में आपको पड़ा। ठीक है। आपने कितने में ख़रीदा, आपको ये कितने में पड़ा। तो इसकी कॉस्ट डिटर्मिनेशन में बेसिकली क्या चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले तो इसकी इनवॉइस कॉस्ट शामिल होती है। ठीक है। यानी कि जो इसके ऊपर प्राइस लिखी हुई है, इसकी इनवॉइस के ऊपर जो प्राइस लिखी हुई है, लेस कैश डिस्काउंट। लेट से इस प्लांट की प्राइस लिखी हुई है 10 लाख और आपको डिस्काउंट मिल गया 10,000 का डिस्काउंट मिल गया, या लेट से 50,000 का डिस्काउंट मिल गया। तो इसकी अब यहाँ तक आपको ये एसिड पड़ा 9.5 लाख का। लेकिन प्लस इसमें फ्रेट चार्जेस डाले, यानी कि आपने वहाँ से अपनी शॉप तक लेके आना, अपने फैक्ट्री तक लेके आना, उसका खर्च डल गया। अनपैकिंग की, देन आपने ये जो आप प्लांट परचेज किया, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, आपने उनको असेंबल किया, आपने लोगों को हायर किया, उन्होंने इनके पार्ट्स को जोड़ के एक मुकम्मल प्लांट बनाया। देन उसकी इंस्टॉलेशन की, उसको पर्टिकुलर जगह पे इंस्टॉल किया, फिक्स किया। देन इसकी टेस्टिंग की। ठीक है। कि जिस पर्पज़ के लिए लाया गया, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए लाया गया, वो प्रोडक्ट बना के एक बार देखिए कि क्या ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो इस यहाँ तक जितना भी खर्चा इस पे आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो उस एसिड की कॉस्ट कहलाएगा। तो अब अगर आपसे पूछा जाए ये एसिड कितने का लिया है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 9.5 लाख का लिया है। आप 9.5 लाख में ये सारी चीज़ें शामिल करेंगे, फिर बताएंगे। लेट्स से आप उन्हें कहते हैं ये एसिड जो है ये मैंने 13 लाख में खरीदा है, ये एसिड मुझे 13 लाख में पड़ा है। ठीक है। तो कॉस्ट डिटर्मिनेशन में, कॉस्ट में बेसिकली ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है। लेकिन लेट्स से ये एसिड आप लेके आए, आपको खोलते हुए, अनपैकिंग करते हुए ये टूट गया, इसका कोई पार्ट टूट गया, तो उस पार्ट को रिपेयर करने का जो खर्चा आएगा वो आप इसकी कॉस्ट में शामिल नहीं कर सकते। अगर पहले एसिड आपको 13 लाख में पड़ा था, अब अगर पार्ट टूट गया खोलते हुए, इंस्टॉल करते हुए 50,000 एक्स्ट्रा लग गया, अब आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे एसिड 13.5 लाख में पड़ा,
बल्कि ये 50,000 रुपये आपकी एक्सपेंस है, ये इसकी कॉस्ट में शामिल नहीं कर सकते आप। एसेट आपका 13 लाख का ही है, ठीक है जी। अब आते हैं लैंड पे। लैंड जो ज़मीन होती है, कि लेट से आप एक बिल्डिंग बनाने के लिए एक लैंड परचेज कर रहे हैं। अब इस ज़मीन की कॉस्ट में कौन सी चीज़ें शामिल होंगी? सबसे पहले अमाउंट पेड फॉर द लैंड, जो आपने पैसे ज़मीन को ख़रीदने के लिए दिए, ठीक है। देन रियल एस्टेट कमीशन, यानी कि आपने किसी ब्रोकर को कमीशन दिया, कोई इंश्योरेंस फ़ी पे की, कोई आपने लीगल फ़ीस पे की, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी टैक्सेस पे की आपने परचेज़ करने के लिए, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे जो हैं आपकी इस लैंड की कॉस्ट में चीज़ें शामिल होंगी। देन फर्दर आपने आपने लेट्स से इसमें बिल्डिंग बनवानी है, आपने सर्वे किया, क्लियरिंग की, ग्रेडिंग की, ड्रेनिंग की, जो भी स्टेप आप इस पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इसकी कॉस्ट में शामिल होते हैं, ठीक है। लेट्स से एक एग्जांपल देखते हैं। एक कंपनी ने 1,67,000 कैश पे किया टू एक्वायर ए लैंड। लैंड को परचेज करने में, एक्वायर करने में 1,67,000 रुपये पे किए, ठीक है। देन इस बिल्डिंग पे, इस ज़मीन पे एक पुराना गैराज बना हुआ था, जो कि कंपनी ने उसे रिमूव करना था, क्योंकि कंपनी ने बेसिकली सिर्फ बिल्डिंग बनानी है या किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। तो इसके अलावा कंपनी ने कुछ मज़ीद चीज़ें की। लेट्स से कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने उस गैराज को गिराया, ठीक है। वो गिरा, 15,000 रुपये कंपनी का खर्चा आया, ठीक है। जबकि 2,000 रुपये प्रोसीड्स बनी। लेट से वहाँ से आपकी ब्रिक्स निकली, ईंट निकली, या फर्दर कुछ मटेरियल निकला जो 2,000 में सेल कर दिया। तो नेट आपको उस गिरास को गिराने में कितने पैसे लगे? 13,000 रुपये। ये खर्चा आ गया, लैंड की प्राइस में शामिल होगा। देन एडिशनल आपका वो खर्चा होगा। कौन कौन सा? आपने अपने ब्रोकर को फीस दी या डीलर को फीस दी, आपने कोई लीगल चार्जेस पे किए, ठीक है, आपने कोई फर्दर कोई भी कॉस्ट रेलेवेंट पे की, तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो अगर हम बात करें एसेट कितने का पड़ा, आप कहेंगे जी कैश इतना पे किया हमने, ठीक है, कैश प्राइस। नेट कॉस्ट ऑफ गैराज रिमूवल, जो गैराज बना हुआ था पुराना, उसको गिराने में नेट कितना खर्चा है? 13,000 प्लस क्लोजिंग कॉस्ट, जो इस फर्दर इसके अलावा की कॉस्ट है 10,000। ये एसेट आपको 1,90,000 का पड़ा है, जो लैंड के नाम से आपका एसेट है, ठीक है जी। अब ये सारी चीज़ें लैंड की जो है वो कॉस्ट में शामिल होती हैं। अब हम देखते हैं कुछ चीज़ें जो लैंड की कॉस्ट में शामिल नहीं होती। लेट्स से लैंड इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं आप अपनी लैंड पे पार्किंग लॉट बना रहे हैं, ठीक है, ड्राइवेज बना रहे हैं, फेंसेस, कोई बाड़ लगा रहे हैं, कोई वहाँ पर फूल शूल लगा रहे हैं, कोई लाइटिंग सिस्टम लगा रहे हैं। तो इससे क्या होता है? लैंड इम्प्रूव होती है, ठीक है जी। The cost of these improvement increases the usefulness of the land. They are charged with separate land improvement accounts so that their cost can be allocated to the period they benefited. इसकी कॉस्ट कहाँ पे शामिल होती है? ये जो कॉस्ट आप लगा रहे हैं, ये तब इस्तेमाल होती है जब आपने ये जो इम्प्रूवमेंट की, आपने लाइटिंग की, आपने कोई भी वहाँ पे ज़मीन पे चीज़ बनाई, जिस दौरान वो लाइटिंग इस्तेमाल होगी, इसका खर्चा उस साल में, उस महीने में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर बेसिकली क्या बताता है आपको? तो ये बताता है कि आपने एक चीज़ कितने की खरीदी, ठीक है, एसेट कितने का खरीदा, देन उसका एक्सपेंस आप किस तरह से शामिल करेंगे, ठीक है। क्या एक आपने एसेट खरीदा 10 लाख का, तो क्या आप कहेंगे कि मेरा इस साल का खर्चा 10 लाख है? नहीं, आप कहेंगे जी ये एसेट जो है ये 10 साल इसकी लाइफ है, 10 साल तक चलेगा। तो हर साल 1 लाख रुपए जो खर्चा है वो सिर्फ डाला जाएगा, अपनी इनकम में से लेस किया जाएगा, रेवेन्यू में से, ठीक है। तो बेसिकली हमारे चैप्टर पढ़ने का ये मकसद है। अच्छा, अब बिल्डिंग में क्या चीज़ होती है जी? बिल्डिंग अकाउंट इज चार्ज फॉर द कॉस्ट परचेज की या कंस्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग दैट इज यूज इन ऑपरेशन। अब जब आप बिल्डिंग परचेज करते हैं तो बिल्डिंग की परचेज प्राइस, ब्रोकरेज फी, टैक्सेस, फर्दर टाइटल फीस, अटॉर्नी फीस, ये सारी की सारी चीज़ें बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करें मशीनरी एंड इक्विपमेंट की, तो मशीनरी इक्विपमेंट में क्या शामिल होती है? एक जो मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको बताया गया कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, वो ये है कि वो ऑल कॉस्ट, वो सारी की सारी कॉस्ट जो नॉर्मल हैं एंड नेसेसरी, ज़रूरी हैं, किस लिए? टू परचेज देम एंड प्रिपेयर देम फॉर द इंटेंडेड यूज़।
वो सारे के सारे खर्चे जो इसको परचेज करने के लिए और इसको इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए जितने भी खर्चे होते हैं मशीनरी इक्विपमेंट के, वो इसकी कॉस्ट में शामिल होते हैं। जब हमने बताना होता है कि ये मशीनरी कितने की पड़ी, तो ये सारे खर्चे उसमें शामिल करते हैं हम। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं जी कि डेप्रिसिएशन क्या होती है। डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्लांट asset to expense in the accounting period benefiting from its use. डेप्रिसिएशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपनी इस एसेट की कॉस्ट को, खर्चे को एक साल की इनकम में से लेस करते हैं। ठीक है, आपने एक एसेट लिया था 10 लाख का, जिसकी लाइफ 10 साल है, जो 10 साल तक चलेगा। अब इस साल आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ 4 लाख का, तो आप क्या कहेंगे अगर कोई आपसे पूछे कि बताएं जी आपकी कितनी इनकम हुई, तो क्या बस ये कहेंगे कि 4 लाख हमारी रेवेन्यू है, जबकि 10 लाख हमने एसेट खरीदा है, हमें तो लॉस हुआ 6 लाख का है? बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ जो रिलेवेंट इस साल की कॉस्ट है, आप कहेंगे जी 10 साल लाइफ है एसेट की। ठीक है, तो अगर 10 पे डिवाइड करें तो हर साल का बनता है 1 लाख रुपए खर्चा। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, कि हमने रेलेवेंट टाइम का जो खर्चा है वो उसी टाइम में डालना है। अब हम कहेंगे 4 लाख रेवेन्यू हुआ, सिर्फ 1 लाख खर्चा, प्लांट का खर्चा लेस करेंगे इसमें से इस साल के लिए, और हमने 3 लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट किया इस बिजनेस से। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने ये डेप्रिसिएशन निकालनी कैसे है, कैलकुलेट कैसे करनी है, तो इसमें तीन जो चीज़ें मेन होती हैं। एक तो हमें सबसे पहले कॉस्ट पता होनी चाहिए कि इस एसेट की कॉस्ट क्या है। ठीक है, जो भी हमने बात की कि कॉस्ट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। देन सॉल्वेज वैल्यू, देन इसकी यूजफुल लाइफ। अब हम वन बाय वन देखते हैं। कॉस्ट, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, द कॉस्ट ऑफ अ प्लांट एसेट कंसिस्ट ऑफ ऑल नेसेसरी एंड रीजनेबल एक्सपेंडिचर्स टू एक्वायर इट एंड टू प्रिपेयर इट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। इसको परचेज करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, अपने पास लाने के लिए, प्लस इसको काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए जितना पैसे लगते हैं वो इसकी कॉस्ट कहलाती है। तो सबसे डेप्रिसिएशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको कॉस्ट पता होनी चाहिए कि एसेट की कॉस्ट कितनी है। देन उसकी सॉल्वेज वैल्यू। सॉल्वेज वैल्यू होता है कि आपने एक चीज़ इस्तेमाल कर ली इसकी पूरी लाइफ में। ठीक है, 10 साल का एसेट था, 10 साल पूरी आपने इस्तेमाल कर ली, उसके बावजूद जब आप इसको 10 साल बाद बेचते हो तो कोई ना कोई वैल्यू आपके पास आती है, कोई ना कोई पैसे आपको आते हैं वो चीज़ बेच के। लेट्स से वो स्क्रैप भी है तो कुछ ना कुछ पैसे आपके पास आएंगे, तो उससे आप कहते हैं कि ये इसकी सॉलिड वैल्यू है। ठीक है, जो इसकी लाइफ पूरी होने के बावजूद जब आप बेचेंगे इसको, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी आप कहेंगे कि ये इसकी सॉलिड वैल्यू है। ठीक है, देन यूजफुल लाइफ, सिंपली कि एक जो ये प्लांट है आपका, इसकी लाइफ कितनी है, कितने साल तक काम करेगा, ये इसकी यूजफुल लाइफ कहलाती है। तो डेप्रिसिएशन के लिए आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। कितनी कॉस्ट है इसकी, सॉलिड वैल्यू यानी कि टाइम पूरा होने के बावजूद ये कितने की बिक जाएगी, देन इसकी लाइफ है कितनी, 5 साल है, 4 साल है, 10 साल है, 20 साल है, तो यूजफुल लाइफ इसकी। ठीक है जी। अब डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड हैं। डेप्रिसिएशन तो हमने देख लिया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है, कि एक्सपेंस आप रेलेवेंट जो आपका टाइम पीरियड होता है जिसमें आप उस एसेट से, उस प्लांट से बेनिफिट लेते हैं, उसको चार्ज कर देते हैं। ठीक है, उसके रेवेन्यू में से निकाल देते हैं। अब डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड होते हैं, तो इन मेथड से पहले हम एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लेट्स से एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है 10,000। ठीक है, उसकी सॉलिड वैल्यू है 1,000 रुपये, यानी कि इसकी लाइफ पूरी होने के बाद जब हम इसको बेचेंगे तो 1,000 रुपये फिर भी हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो 9,000 रुपये है डेप्रिसिएबल कॉस्ट, यानी कि इन 10,000 में से 9,000 रुपये वो पैसे हैं जो हम हर साल के खर्चे में डालेंगे। ठीक है, इसकी लाइफ है जी 5 साल। ये जो एसेट है इसकी लाइफ 5 साल है। और यूनिट्स इंस्पेक्टेड, ये कितने यूनिट्स बना सकती है, ये इंस्पेक्ट कर सकती है, ये 36,000 शूज़ के यूनिट्स बना सकती है, ये इंस्पेक्ट कर सकती है। ठीक है जी, ये तो होगी जी आपकी क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं फर्स्ट मेथड जो आपका, इसे कहते हैं हम स्ट्रेट लाइन मेथड। जैसे कि नाम से आप देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कि चार्ज द सेम अमाउंट ऑफ द एक्सपेंस टू ईच पीरियड ऑफ द एसेट्स यूजफुल लाइफ। कि एसिड्स की जितनी भी लाइफ है हर साल इक्वल अमाउंट जो है, हम कहते हैं कि हर साल इक्वल अमाउंट को हम शामिल कर देते हैं उस साल के एक्सपेंस में। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं, सिंपल फार्मूला है। कॉस्ट कितनी एसिड की, हमने ऊपर क्वेश्चन में यहाँ देखा 10,000 की कॉस्ट है। कॉस्ट, इसका ये फार्मूला है, कॉस्ट माइनस सॉलिड वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक है, सिंपल। 10,000 कॉस्ट है, 1,000 सॉलिड वैल्यू है,
डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, यह आ गया 1800 पर ईयर, यानी कि हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक हर साल 1800 रुपये जो है वो एक्सपेंस होगा, जो कि इस एसिड की वजह से हमारा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने एसिड को यूज़ किया और एसिड का जो एक्सपेंस एक साल का है वो 1800 रुपये है, ठीक है। इसको एंटर आप कैसे करेंगे? इसको आप एंटर करने का तरीका ये होता है कि डेप्रिसिएशन जो होती है ये एक एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, ठीक है, और एक्सपेंस जब आपका बढ़ता है तो आप इसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आप डेबिट करेंगे, 1800 है पहले साल का, तो क्योंकि आप पहले साल के निकाल रहे हैं तो 1800 प्लस अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं, मशीनरी को क्रेडिट नहीं करते, जबकि बल्कि मशीनरी की अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं, ठीक है। इसकी वजह ये होती है कि बैलेंस शीट में हम मशीनरी में से डायरेक्टली डेप्रिसिएशन नहीं निकालते, बल्कि अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालते हैं, जो कि अकोमुलेटेड होती है टोटल सालों की। पहले साल तो सेम हो गया 1800, लेकिन दूसरे साल क्या होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दूसरे साल का 1800 ही होगा, लेकिन अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब टोटल डेप्रिसिएशन 2 साल की वो 3600 बन जाएगी। इसी तरह 3 साल बाद 3600 में मजीद 1800 शामिल करेंगे तो अकोमुलेटेड बनेगी 5400, ठीक है। तो बेसिकली इसकी एंट्री कैसे करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, नेट बैलेंस शीट अमाउंट इज द एसेट्स बुक वैल्यू। अब एसेट की बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक्सपेंस चार्ज करते हैं अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, और उसको हम बैलेंस शीट में जाके एसेट में से निकाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर 2 साल एसिड इस्तेमाल हुआ, अगर वो कहे बताएं जी इसकी बुक वैल्यू क्या है, यानी कि आपकी बुक्स के मुताबिक, आपके रिकॉर्ड के मुताबिक ये कितने का है, आप कहेंगे जी 10,000 रुपये इसकी कॉस्ट थी, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी 3600 है 2 साल की, तो हमारी 6400 जो है अभी भी इसकी बुक वैल्यू है, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ये चीज़ 6400 की है, ठीक है। इसे कहते हैं बुक वैल्यू, जो कि एसिड की कॉस्ट में से अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने के बाद आती है। ये चार्ट बना हुआ है, ठीक है, इसी एसिड के बारे में, पहले साल की चार्ज की, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन देखें, इक्वल डेप्रिसिएशन है, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, 1800 1800 1800 1800, हर साल 1800 जो है आपकी डेप्रिसिएशन आ रही है। ये आपका फर्स्ट मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। सेकंड वन है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ये मेथड किस पे बेस कर रहा है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन की, जितने यूनिट आप बना रहे हैं उस साल में उतने की सिर्फ कॉस्ट आप शामिल करेंगे, ठीक है। अब ये इसका फार्मूला क्या है जी, सबसे स्टेप 1 है जी डेप्रिसिएशन पर यूनिट निकालेंगे। हमने क्या पढ़ा था कि ये एसिड जो है ये 36,000 शूज इंस्पेक्ट कर सकता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक यूनिट के लिए कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी, कॉस्ट में से सॉलिड वैल्यू माइनस करेंगे, उसी तरह से डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। पहले हमने क्या किया था, टोटल लाइफ। अब ये सेकंड मेथड में यूनिट ऑफ प्रोडक्शन से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये इसके नाम से देख सकते हैं यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड है ये। 10,000 में से 1000 माइनस किया सॉलिड वैल्यू, डिवाइडेड बाय 36,000, तो ये आ गया 0.25 पर शू, यानी कि हर एक शू जब आप बना लेंगे तो उसके अगेंस्ट आप कहेंगे कि हमारी इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो 0.25 है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये हो गया कि आपने पर शू की निकाल ली। देन सेकंड स्टेप में आप देखेंगे कि इस साल या इस टाइम पीरियड में आपने कितने शूज़ इंस्पेक्ट किए, सिंपली इसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मिसाल के तौर पे आपने 7,000 यूनिट इंस्पेक्ट किए, आप 7,000 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप कहेंगे कि इस साल की जो डेप्रिसिएशन है वो है 1725 रुपये, किस मेथड के मुताबिक, आपकी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड के मुताबिक, ठीक है। इस तरह की उसका प्रॉपर चार्ट बना हुआ है। अब आते हैं जी डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड पे, ये आपका थर्ड मेथड है। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का मतलब ये होता है कि डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हैं शुरू के सालों में ज़्यादा और आखिर के सालों में कम, ठीक है। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट यूज होता है वो होता है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, ठीक है जी, डबल, ये लिखा हुआ डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड डीडीबी। इसके क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट आप निकालते हैं, दूसरा डबल द स्ट्रेट लाइन रेट, जितना स्ट्रेट लाइन का रेट निकला उसको डबल कर देते हैं, ठीक है। देन कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय मल्टीप्लाइंग द रेट बाय द एसेट्स बिगिनिंग ऑफ द प्राइस बुक वैल्यू, सिंपली उस डबल रेट को एसेट की बुक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं।
अब हम देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये देखें, स्टेप 1 में स्ट्रेट लाइन रेट निकाला है, अमाउंट नहीं बल्कि रेट निकाला है। 100% डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, 5 साल यूजफुल लाइफ है इस एसिड की, तो 1 साल का रेट स्ट्रेट लाइन क्या बना 20%। ये अभी हम अमाउंट की बात नहीं करें, यहाँ पे सिर्फ रेट की बात कर रहे हैं। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, इसको डबल कर देना है। 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर डबल हो गया 40। थर्ड स्टेप में हमने सिंपल इस 40% को क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमने इस 40% को इस एसिड की बुक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। 40% मल्टीप्लाई बाय 10,000, ये आ गया 4,000, यानी कि पहले साल आपकी जो आपकी डेप्रिसिएशन बनेगी वो बनेगी 4,000 रुपये। ठीक है, अब सेकेंड ईयर क्या होगा देखें, पहले साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बना 4,000, ठीक है। दूसरे साल आप 40% को 10,000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि जो बाकी अमाउंट बच जाती है 6,000 बच जाती है, अब आप 6,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें, पहले साल जो अमाउंट जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं वो 10,000 है, दूसरे साल 10 में से 4 निकल लेंगे, 6 रह गया, 6,000 पे 40% लगाएंगे, इसका 40% आएगा 2,400, ठीक है। देन अगले साल जो इनका डिफरेंस आएगा, 6,000 में से 2,400 लेस करेंगे, 3,600 डिफरेंस आएगा, इस पे 40% लगाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपली इस तरह से हम चल रहे होते हैं। आपने इनकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग करनी है तीनों मेथड्स की, कि स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, फार्मूला क्या होता है, किस तरह कैलकुलेट करते हैं, देन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में, देन डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में। अब हम देखते हैं जी कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, उनको हम किस तरह से डील करते हैं। एक अब का होता है जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो आप इनकम जनरेट करने के लिए एक्सपेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। इनकम जनरेट करने के लिए एक्सपेंस कर रहे होते हैं, जिसकी लाइफ जो होती है वो मोर देन 1 ईयर नहीं होती, ठीक है, लेस देन 1 ईयर होती है। लेट से आपने एसेट तो खरीद लिया, अब एसेट पे आपने खर्चा किया, अब वो कैसे पता लगेगा कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कुछ और है। तो अगर तो वो उसकी लाइफ 1 साल से कम है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे कि आपने उस एसेट की क्लीनिंग की, सफाई की, उसकी उसकी रीपेंटिंग की, ठीक है, उसको पेंट किया आपने कुछ टाइम बाद, या उसकी एडजस्टमेंट की, या आपने उसको लुब्रिकेंट किया, आपने लुब्रिकेशन की उसकी, ठीक है, आपने उसके ऑयल ग्रीस वगैरह लगाई उसके पार्ट्स पे। तो ये प्रोसीजर जो होता है हर कुछ टाइम बाद आपको करना पड़ता है। तो इसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे आपने इस एसिड का कोई एक पार्ट बदल दिया कि ताकि इस एसिड की एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाए। अगर अभी एसिड 1 मिनट में 10 यूनिट बना रहा है, तो नया पार्ट लगाने से ये 1 मिनट में 12 यूनिट बनाएगा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है और इसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है। तो हम इसे कहते हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्योंकि 1 साल का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप हर साल की इनकम स्टेटमेंट में शो करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि लॉन्ग टर्म होता है, इसे क्या करते हैं आप, इसे एसेट की वैल्यू में शामिल कर देते हैं बैलेंस शीट में जाकर, ठीक है जी। अच्छा, अगर आप कोई ऑर्डिनरी रिपेयर कर रहे हैं, कोई नॉर्मल रूटीन की कोई चीज़ रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम किस तरह से एंटर करेंगे, क्योंकि ऑर्डिनरी रिपेयर है, ठीक है, नॉर्मल रिपेयर है, तो इसको ट्रीट करेंगे अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के मुताबिक, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एंट्री क्या होगी, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, यानी कि आपने एक्सपेंस, आपका रिपेयर का एक्सपेंस हुआ, आपने कैश से पे कर दिया, तो ये आपकी रिपेयर की एंट्री होगी जो कि ऑर्डिनरी रिपेयर है, ठीक है। देन है, अगर आपने कोई एसिड की बेटरमेंट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर की, सिंपल रिपेयर नहीं बल्कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर की, उससे हम कैसे एंट्री करेंगे। पहले हम देखते हैं बेटरमेंट। बेटरमेंट में क्या होता है, आप कोई इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं उसमें, मशीनरी में, आपकी मशीनरी में कोई इम्प्रूवमेंट होती है। तो जब आपकी एसेट में कोई इम्प्रूवमेंट होती है उससे पैसे लगाने से, तो वो पैसे हम उस एसेट की कॉस्ट में शामिल कर देते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होती है, पहले तो ये कैपिटल एक्सपेंस होता है, ठीक है, और इसके पैसे हम एसेट की वैल्यू में डाल देते हैं। इसकी एंट्री क्या होती है, मशीन डेबिट, यानी कि ये जो मशीन है आपकी, ये डेबिट कर दी। डेबिट कब करते हैं, जब एसेट बढ़ता है। अब ये इस पैसे लगाने से एसिड की अमाउंट बढ़ रही है, क्योंकि इससे एसिड का फ़ायदा बढ़ेगा, एसिड की लाइफ बढ़ेगी या एसिड की एफिशिएंसी बढ़ेगी।
तो इसको हम बेटरमेंट जब भी करते हैं इसको हम एसिड के पैसों में डाल देते हैं। अगर ये एसिड पहले 10,000 का था तो अब हमने कहा जी एसिड में 1800 डाल दो, ये एसिड 11,800 का है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेंस आपका बेसिकली कैपिटल नेचर का है, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपेयर रिप्लेसमेंट, अगर कोई आप इसका पार्ट एक्सचेंज करते हैं तो वो भी आपका इसी तरह से डील होगा, उसको मशीनरी की अमाउंट में डाल देंगे, उसकी वैल्यू में शामिल कर देंगे। अब है जी डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसिड। डिस्पोजल होता है कि आपने लेट से अपना एसिड बेच दिया, डिस्कार्ड कर दिया, फेंक दिया, ठीक है, इसे हम कहते हैं डिस्पोजल। अब डिस्पोजल डिफरेंट तरह से हो सकता है, ठीक है। अच्छा, डिस्पोजल की वजह क्या होती है, आपने सेल कर दिया, ठीक है, आपका वो एसिड ख़राब हो गया, डिस्कार्ड हो गया, ठीक है, आपने उससे आपके काम का नहीं है, आपके नए बिजनेस प्लान में जा रहे हैं, प्रोजेक्ट में जा रहे हैं जिसमें ये एसिड यूज़ ही नहीं होता, तो आप इसको डिस्कार्ड कर देंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे, बेच देंगे, ठीक है। अब इसके बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। 4 स्टेप्स हम एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले हम देखते हैं 4 स्टेप, एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। जब आप डिस्पोजल कर रहे हैं, ठीक है, उस दिन आप तब तक इसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं कि अब तक कितनी डेप्रिसिएशन हो चुकी है इस एसिड की, ठीक है। देन रिकॉर्ड द रिमूवल ऑफ द डिस्पोजल एसिड्स अकाउंट बैलेंस इंक्लूडिंग अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उस डेट तक आप देखते हैं कि एसिड की बुक वैल्यू क्या है, ठीक है, उस एसिड का बैलेंस क्या है। बैलेंस कैसे निकलता है, एसिड की बुक वैल्यू में से अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होता है, रिकॉर्ड एनी कैश। कौन सा कैश, रिसीव्ड और पेड इन द डिस्पोजल, कि वो एसिड को बेचने के लिए आपको रिसीव मिला या आपको वो देने पड़े पैसे, उस कैश को रिकॉर्ड करना है। देन रिकॉर्ड एनी गेन और लॉस, आपने फ़ायदे या नुकसान को भी आपने रिकॉर्ड करना है। कैसे, मिसाल के तौर पे आपने एसिड ख़रीदा, आपके एसिड की बुक वैल्यू थी टोटल 10,000, 5 साल में यूज़ हुआ, अब उसकी बुक वैल्यू रहेगी 1,000 रुपया, ठीक है। अब एसिड आपका जो बिका वो बिका 2,000 रुपये का, तो यहाँ पर आपको 1,000 रुपये का गेन हुआ, तो वो आप गेन में डाल देंगे। अगर एसिड आपका बिका 500 का तो आपका लॉस हो गया, तो आप उसको आप लॉस में डाल देंगे, सिंपल, ठीक है। अब इसकी एंट्री हम कैसे करते हैं, डिस्कार्डिंग प्लांट एसिड। अभी हम एसिड को डिस्कार्ड कर रहे हैं जबकि इसकी बुक वैल्यू 0 है, ठीक है, बुक वैल्यू इसकी 0 है, यानी कि सारे का सारा डेप्रिशिएट हो चुका है। तो इसकी सिंपल एंट्री ये है कि अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम हर साल की डेप्रिसिएशन जब एक्सपेंस लिखते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, क्रेडिट करते हैं हम अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। लेकिन जब हम इस एसेट को डिस्कार्ड कर रहे होते हैं, डिस्पोज कर रहे होते हैं, तो हम इस अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट के बजाय डेबिट कर देते हैं, और एसेट क्योंकि कम हो रहा है इसको हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, 9,000 अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और मशीनरी की वैल्यू भी टोटल 9,000 ही थी इस एग्जांपल के मुताबिक, ठीक है। अच्छा जी, देन अब हम देखते हैं कि एसिड को आप डिस्कार्ड कर रहे हैं जो कि फुली डेप्रिशिएट नहीं हुआ। पहले हमने एसिड देखा जो कि फुली डेप्रिशिएट हो चुका था, यानी कि वो पूरी लाइफ यूज कर चुका था और अब उसकी बुक वैल्यू 0 थी। अब आप देखते हैं कि इसकी बुक वैल्यू 0 के बजाय कुछ ना कुछ है, कुछ 200, 500, 1000, 2000 है। अब इसको कैसे एंटर करेंगे, सबसे पहले हम उन 4 स्टेप्स पे जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं कि जब आप इसको बेचने जा रहे हैं तब तक की आप डेप्रिसिएशन लिखते हैं। आपने ज़्यादातर पे 6 मंथ के बाद आप बेच रहे हैं तो पहले 6 महीने की आप डेप्रिसिएशन लिखेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, देन अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्योंकि ये एंट्री ऐसी होती है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं। और ये यही अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब आप एसिड को बेचते हैं उस टाइम में क्या होती है, उस टाइम ये क्रेडिट के बजाय डेबिट हो जाती है, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपने जब बेच रहे हैं एसिड तब तक की डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड की, देन अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। जब आप एसिड बेच रहे हैं तो आप देखेंगे कि अब तक टोटल जो डेप्रिसिएशन है वो होगी 6500। ये 500 सिर्फ 6 माह की है, लेकिन टोटल अगर हिसाब लगाया जाए जब से इसकी लाइफ शुरू हुई, जब से आपने एसिड परचेज किया है, अभी तक 6500 की टोटल डेप्रिसिएशन हो गया, जिसे कि आप अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। लॉस ऑफ डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट कितना जी, 1500। कैसे पता लगेगा, देखें
इक्विपमेंट की जो है वैल्यू थी 8,000 रुपये, ठीक है। इक्विपमेंट की बुक वैल्यू थी 8,000 रुपये, ठीक है। अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन थी आपकी 6500 रुपये, ठीक है। लेकिन आपको ये एसिड बेच के कोई पैसे नहीं रिसीव हुए, इसका मतलब है जो बाकी के 1500 होते हैं वो आपको लॉस हो गया, ठीक है। तो आपने लॉस को डेबिट कर दिया। जब भी आपका इनकम होती है क्रेडिट करते हैं, लॉस होता है ये आपके लिए एक्सपेंस है सो डेबिट करते हैं, और इनकम को क्रेडिट करते हैं। अब हम देखते हैं सेलिंग प्लांट एंड एसिड। ये तो आपका हुआ डिस्पोजल, कि आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, ज़ाया कर दिया, ठीक है। अब आप अपने एसिड बेच रहे हैं। जब आप एसिड बेचते हैं तो पहले तो आप क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं। जिस दिन आप या जिस तारीख को आप बेच रहे होते हैं तब तक डेप्रिसिएशन की एंट्री किया आपने, ठीक है जी। अब आप ये डिसाइड देखते हैं कि ये जो एसिड आपका बिक रहा है ये कितने का बिक रहा है। बुक वैल्यू के हिसाब से बिक रहा है, बुक वैल्यू से ज़्यादा का बिक रहा है, या बुक वैल्यू से कम का बिक रहा है। मिसाल के तौर पे आपका एसिड बुक वैल्यू पे ही बिक रहा है, ठीक है। आपकी जो बुक वैल्यू वो बताती है कि आपका एसिड इस टाइम टोटल एसिड 16,000 का था, ठीक है। अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन आपकी 13,000 की थी अब तक, ठीक है। और जब आप ये एसिड किसी को बेचते हो तो वो आपको 3,000 रुपये कैश देता है। अब आप कहते हो इक्विपमेंट मेरा 16,000 का था, अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन मेरी 13,000 की थी, जो कि अभी तक मैं हर मंथ चार्ज करता है, टोटल वो 13,000 बनती है आज तक, प्लस जिसका मैं एसिड दे रहा हूँ मुझे 3,000 रुपये फर्दर मुझे दे रहा है। तो अब अगर ये देखें 16,000 का एसिड था, 13,000 का आपने यूज़ कर लिया, 3,000 आपको कैश मिल गया, तो ये जो आपका सेल हुआ ये किस पे हुआ, बुक वैल्यू पे। ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ। सेल अबव बुक वैल्यू, जितनी बुक वैल्यू है उससे ज़्यादा का सेल हुआ, ठीक है। अब इसी एंट्री कैसे करेंगे, एसिड की बुक वैल्यू थी 16,000, ठीक है। अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है जी, 13,000 रुपये। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन है 13,000 रुपये। अब जब आप वो एसिड किसी और को दे रहे हैं बंदे को, वो आपको 7,000 रुपये कैश भी दे रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, देखें 13 और 7 20,000, जबकि आपका एसिड सिर्फ 16,000 का था। तो ये आपको 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। तो आप यहाँ लिखते हैं गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट, क्रेडिट करते हैं 4,000 से। अब ये एंट्री कैसे की जाती है, ये चीज़ें आपको पहले जब पता लग जाएंगी कि मेरे एसिड की बुक वैल्यू ये है, इक्विपमेंट इतने का था, डेप्रिसिएशन अमाउंट इतनी है और मुझे 7,000 रुपये मिल रहे हैं बेचकर, तो आप इसकी एंट्री फिर करते हैं। आप कहते हैं जी कैश रिसीव हो रहा है, कैश डेबिट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, डेबिट लिख दिया आपने। अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन जब आप एसिड को डिस्पोज करते हैं या सेल करते हैं तो अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन को आप डेबिट करते हैं, आपने डेबिट कर लिया। क्योंकि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपने गेन लिखा, और गेन आप क्रेडिट करते हैं हमेशा, जब भी कुछ इनकम होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। इसे आपने क्रेडिट कर दिया 4,000 से, और इक्विपमेंट क्योंकि अब बेच दिया आपने, कम हो गया, तो आप इक्विपमेंट क्रेडिट कर दिया 16,000 से। ये सिंपल एंट्री होती है। ये एंट्रीज हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर आपका यही एसिड बुक वैल्यू से कम का बिकता है तो क्या फार्मूला, तो किस तरह से एंट्री करते हैं, इसका मतलब है एसिड टोटल 16,000 का था, ठीक है, और टोटल डेप्रिसिएशन थी 13,000 की, यानी कि अभी तक 13,000 का आपने एसिड इस्तेमाल किया था। तो बाकी कितने पैसे बेचते हैं, 3,000 बेचते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपने एसिड किसी को बेचा उसने सिर्फ 2500 आपको दिए, इसका मतलब है जो 500 का डिफरेंस है ये आपका लॉस हो गया, ठीक है। इसकी एंट्री कैसे करेंगे, कैश आ रहा है 2500 डेबिट, लॉस हो रहा है एसिड बेचने में, लॉस डेबिट किया 500 से, देन अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन आप एसिड सेल करते हुए डेबिट ही करते हैं, डेबिट। और इक्विपमेंट क्योंकि अब जा रहा है, कम हो रहा है, एसेट है कम हो रहा है, 16,000 का एसेट था कम हो गया, तो ये क्रेडिट कर दिया आपने, ठीक है। अच्छा जी, देन सिंपल एक दो चीज़ें समझ लें सिर्फ। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, एसिड दैट आर फिजिकली कंज्यूम्ड व्हेन यूज्ड। एग्जांपल जैसे कि आपके टिम्बर, आपका ये आपके दरख्त होते हैं, मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं, या आपकी गैस होती है, या ऑयल होता है, ये सारे के सारे आपके नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं, ठीक है। जिस तरह आपके फिजिकल रिसोर्सेज या टेंजिबल रिसोर्सेज होते हैं, इस तरह आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज की जो बेनिफिट लेने के बाद उसकी लाइफ कम होती है और उसका एक्सपेंस चार्ज होता है, उसे आप कहते हैं डेप्रिसिएशन। जबकि नेचुरल रिसोर्सेज के जो एक्सपेंस आप चार्ज करते हैं उसे आप कहते हैं डिप्लीशन, ठीक है, ठीक है जी। जबकि फर्स्ट कौन सा हुआ आपका,
टेंजिबल जो नज़र आता है, देन आपका नेचुरल जो नेचुरली आपके पास अवेलेबल होता है, इसकी डेप्रिसिएशन को आप डिप्लीशन कहते हैं। जबकि थर्ड वन एक और होता है, उसे कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, जो कि नज़र नहीं आते। इंटेंजिबल का मतलब होता है नज़र ना आने वाले, उनकी डेप्रिसिएशन को आप कहते हैं अमोर्टाइजेशन। ठीक है जी। इसका ये उसी तरह से लिखा गया है, पहले की तरह मेथड जो वैसे ही करेंगे हम इसको। देन इंटेंजिबल एसेट्स, जिसके मैंने आपको बताया, जो कि नॉन फिजिकल होते हैं, यानी कि आपको नज़र नहीं आता है। ठीक है। अब ये क्या हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे आपने किसी से आपने कोई प्रोडक्ट बनाई खुद से, नई इन्वेंशन की, और आपने गवर्नमेंट से कहा कि ये इन्वेंशन मेरी है, इसको मेरे अलावा कोई यूज़ नहीं करेगा। गवर्नमेंट आपको उसके पर्टिकुलर राइट्स देती है कि कोई भी बंदा आपकी प्रोडक्ट कॉपी नहीं करेगा। तो ये जो राइट है ये आपके लिए एक एसेट है, और इसे कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि ये नज़र नहीं आता। इस तरह के डिफरेंट आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। और जो इंटेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट चार्ज करते हैं, एक्सपेंस चार्ज करते हैं, उसे आप कहते हैं जी अमोर्टाइजेशन। ठीक है। इस लेक्चर को आप समझें। अगर आपको कोई इशू होता है आप डिस्कशन सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।